गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू इन माय क्लास। सो आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे ऑसिलेशंस ऑफ अ लोडेड स्प्रिंग, ऑफ अ LOADED लोडेड स्प्रिंग। नाउ स्प्रिंग आप लोगों ने देखी होगी, स्प्रिंग क्या होता है। तो ऑब्वियसली सर स्प्रिंग हमने बहुत जगह देखी है, पेन के अंदर भी जो पेन होता है उसमें भी हमने स्प्रिंग देखी है, और स्प्रिंग बैलेंस के अंदर स्प्रिंग देखी है। स्प्रिंग सारे एवरीवेयर, कई सारे प्रेशर गेजेस में स्प्रिंग होती है। तो स्प्रिंग जो होती है वो हम बात करेंगे यहाँ पर। स्प्रिंग सुनते से ही तीन चीज़ें दिमाग में हमारे पास आती है। सबसे पहला तो उसका डायग्राम, ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर कुछ आपने एक मास टांग रखा है, दैट इज़ कॉल्ड मास M। दूसरी चीज़ हमको समझ में आता है कि फोर्स जो लगता है यहाँ पे, जब हमने एक फोर्स लगाया हुआ है इस डायरेक्शन में, लेट्स से अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्लू पेन, और हम जब इसको खींचेंगे, इस स्प्रिंग को जब मान लीजिए हम नीचे की ओर खींच रहे हैं, लेट्स से यूजिंग दिस फोर्स F, तो होगा क्या यहाँ पर? होगा ये कि एक अपोजिट फोर्स जनरेट होगा। ये स्प्रिंग मना करेगा, उसको कहेगा कि नहीं भाई मुझे स्ट्रेच नहीं होना है। अपोजिट डायरेक्शन में एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाएगा F से, और इसको मैं FR कह देता हूँ। और F जो है, FR जो है वो माइनस का F होगा, और यू कैन राइट सिंपल F इज इक्वल्स टू माइनस FR। कहीं भी एक जगह नेगेटिव आपको लगाना है, मतलब दोनों एक दूसरे का अपोज करते हैं। दैट्स वेरी वेरी सिंपल, क्लियर। अब इसके आगे ये बात हमको समझ में आता है। और FR का फॉर्मूला क्या हो जाता है? तो FR का फॉर्मूला हमारे सामने आ गया है, वो होता है माइनस का K इंटू वाई। वाई क्या है? वाई ये है कि जब आप फोर्स F लगाते हो और कितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है, मतलब ये स्ट्रिंग कितनी स्ट्रेच्ड होती है या कंप्रेस होती है। ये चीज़ जो स्ट्रेच के लिए सही है वो चीज़ कंप्रेशन के लिए भी सही होगी, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो स्प्रिंग सुनते से हमको क्या क्या चीज़ समझ में आ गई? एक स्प्रिंग का फोटो समझ में आ गया, और एक फॉर्मूला हमारे दिमाग में हमको ये आ गया। दो चीज़ें क्लियर है, मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको। FR इज इक्वल्स टू माइनस KY। दूसरा ये है कि स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो K जो है इसकी स्टिफनेस को डिफाइन करता है कि कितना स्टिफ है स्प्रिंग कांस्टेंट। दूसरा, अगर हम इसका टाइम पीरियड निकालेंगे, किस चैप्टर में, हम चैप्टर की बात करें ऑसिलेशन चैप्टर, तो हमने इसमें इसका टाइम पीरियड निकाला था। अगर आपको याद आ रहा है तो टाइम पीरियड जो होता है 1/2m/k जो है इसका टाइम पीरियड होता है, नहीं K/m होता है इसका टाइम पीरियड। पहले ऊपर हम डायमेंशनली आप इसको चेक कर सकते हो, K/m इसका टाइम पीरियड होगा। तो दो फॉर्मूले हमारे दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ जाना चाहिए, उसी के बाद हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। आइए चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा जूम करूंगा यहाँ पर। अ वेट ऑफ 3 kg इज प्लेस्ड ऑन अ पैन। पहला क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान से रखिए, पहले इस वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। बस ये दो फॉर्मूले का ही खेल है। अगर ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं सो वेरी वेल डन, ठीक है, नहीं तो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, नाउ क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अ वेट ऑफ 3 kg इज प्लेस्ड ऑन अ पैन ऑफ मास 1 kg ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। मतलब अनलोडेड स्प्रिंग, जब ये अनलोडेड है, या इसको हम बोलेंगे एम्प्टी है, तो उस केस में क्या दिया हुआ है, इसमें इसका मास दिया हुआ है वो है 1 kg। और जब आपने इसको लोड कर दिया, वेट ऑफ 3 kg इज प्लेस्ड ऑन अ पैन, जब आपने इस स्प्रिंग के पैन पर वेट डाल दिया है तो लोडेड जो है, तो उस केस में जो है इसका मास कितना हो जाएगा, 3 kg आपने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, ठीक है, 3 kg मास है। इफ़ द वेट स्ट्रेचेस मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब y की वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ऊपर आपको क्वेश्चन में दिख रहा है 12 सेंटीमीटर बोलिए, या इसको आप लिख दीजिए 12 इंटू 10⁻⁻²। जैसे लिखेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। पूछा क्या गया है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी विथ विच द एम्प्टी पेन ऑसिलेट्स। आपसे पूछा गया भाई फ्रीक्वेंसी निकाल दो। सर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? टाइम पीरियड का अपोजिट होता है। सबसे पहले तो हमको समझ में आता है, वी नो दैट, क्या समझ में आता है कि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 1/टाइम पीरियड होता है। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे सामने, मतलब फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए टाइम पीरियड निकालना है। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको अभी याद आया है, ऊपर देखिए ये रहा टाइम पीरियड 2πk/m, मतलब k निकालना है मुझे। सबसे पहला काम है मुझे k निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या हो जाएगा 2πk/m। ये फॉर्मूला आपके सामने आ गया है, सॉरी।
K/m, ये इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ से K की वैल्यू हम निकाल लेते हैं और इसमें वैल्यू डाल देंगे, या डायरेक्टली इसी फॉर्मूले को ही हम ले चलते हैं ना। 2π K क्या होता है, आपको K निकालने के लिए यहाँ से देखना पड़ेगा, ऊपर ले चलता हूँ फॉर्मूले में, ये रहा, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय ये रहा। यहाँ से आपके पास इस फॉर्मूले को ज़रा रेफ़र कीजिए यूजिंग ब्लैक पेन वंस अगेन। इस फॉर्मूले को रेफ़र करते हैं अगर हम, तो K की वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी। K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर्स रिस्टोरिंग डिवाइडेड बाय y। तो ये Fr/y हो जाएगा K की वैल्यू यहाँ से। तो K की वैल्यू हम यहाँ पर सीधे नीचे आते हैं और ये वैल्यू रख देंगे। K की जगह पे क्या रख रहे हैं, फोर्स रिस्टोरिंग y, और यहाँ से ये m हो गया फॉर्मूला। अब फोर्स कितना होगा, जितना वेट डालोगे भाई उतना ही फोर्स होगा, और ये फोर्स जो हो जाएगा वो मास इनटू, अरे भाई आप वेट डाल रहे हो, सिंपल समझो, लॉजिक समझो, क्वेश्चन देखो एक बार ध्यान से। और वेट ऑफ 3 kg इज प्लेस्ड, मतलब एक स्प्रिंग है आपके सामने, ये स्प्रिंग है, उसमें आपने 3 किलो का वेट डाला है। 3 किलो का वेट डाला है मतलब कितने न्यूटन का फोर्स लगाया है, मास m/g होता है ना, अगर आपको याद आ रहा है, आप जो फोर्स लगा रहे हो वो कितना होगा, तो 3 × 9.8 होगा, और उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स भी आपका जनरेट होगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो 3 × 9.8 विल बी योर फोर्स। ठीक है, यहाँ से मैं से हटा करके वापस यहाँ लिख देता हूँ, तो ये mg है वैल्यू। ठीक है, डिवाइडेड बाय y तो है ही सही, और इसके पूरे के डिवाइड में ध्यान रखिएगा m जो है वो अंडर रूट में है, हाँ, ये अंडर रूट से बाहर नहीं है, नहीं तो कब भी बाहर निकल जाएगा, कब आंसर गलत हो जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। तो 3 तो इसका वेट था, इंटू 9.8 हमने यहाँ रखा है, और डिवाइडेड बाय y कितना डिस्प्लेसमेंट था, तो अभी आपने ऊपर देखा है y की वैल्यू कितनी है, ये देखिए जरा ध्यान से, 12 सेंटीमीटर, बट मुझे मीटर में डालना है, तो 12 × 10⁻², तो 12 × 10⁻², ये पूरा अंडर रूट में जाएगा mg/y, और डिवाइडेड बाय m। कितना मास हमको डालना है यहाँ पर, तो मास आपके पास है, खाली पेन का मास अगर हमको डालना है तो यहाँ पर खाली पेन का मास है 1 kg। ये ध्यान रखिए, ये इसका काम जो है ये 3 kg का काम है जब हमने वेट डाला है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है, ध्यान से देखिए, एम्प्टी पेन है, एम्प्टी पेन का आपको ऑसिलेशन डालना है, तो मास किसका जाएगा, एम्प्टी पेन का, मतलब यहाँ से हो जाएगा 1 kg। अब इसको रख के हमको सॉल्व कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 2π हो जाएगा, 3 × 9.8 कितना हो जाता है, मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाता है 8 × 3 = 20, 29.4, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 12 × 10⁻², जो है बेटा वो ऊपर चला जाएगा, और इसको अब आप सॉल्व कर लीजिएगा, या ज्योमेट्री से अगर आप आगे सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 0.12। कैलकुलेटर का थोड़ा मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर, ये इसको मैं 0.12 लिख देता हूँ, या उसको ऊपर ले जाओ, कैलकुलेटर का यूज़ करके अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो आंसर जो आता है वो आ जाता है 245। ओके, 245 ये आपके सामने बन गया 245। और जब आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है ना, व्हाट इज़ योर टारगेट फ्रीक्वेंसी, 1 टाइम पीरियड करना है, तो 1/2π × 1/√245। ठीक है, ओके, तो आपको इसको सॉल्व कर लेने का है, तो ये आपके पास आंसर मिल जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपके पास आंसर जो आ रहा है, ओके, विच इज़ कमिंग टू बी, टाइम पीरियड जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.49। ठीक है, इसे कैलकुलेटर का हेल्प कर मैंने सॉल्व कर दिया है, 2.49 हर्ट्ज। तो ये आपके सामने आंसर इसका आ गया है, फ्रीक्वेंसी। तो क्वेश्चन को एक बार आप लोगों ने आई होप कि समझ में आया होगा। एक बार वीडियो को फिर से प्ले करके पीछे बैक करके एक बार देख लीजिए, और हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, सो सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपके सामने मैं यहाँ पर रखता हूँ। यस, दिस इज़ द सेकंड क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि ये क्या है। देखिए, क्वेश्चन का बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है। क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पर एनोटेट कर देता हूँ। एक आपके पास दो मतलब हेलिकल स्प्रिंग है, आइडेंटिकल है, एक इधर भी है और एक इधर भी है। ठीक है, अब यहाँ पर मास आपके पास रखा हुआ है और दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट के है, और इधर की तरफ रिजिड सपोर्ट लगे हुए हैं कॉर्नर में, इधर भी कॉर्नर में
रिजिड सपोर्ट लगा हुआ, फ्रिक्शन को हम यहाँ पर इग्नोर करेंगे। और शो दैट व्हेन द मास इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑन आइदर साइड इट एग्जीक्यूट्स अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे पहले तो हमको ये शो करना है कि भाई ये सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करता है। अगर मैंने इस मास को कहीं भी एक डायरेक्शन में इधर की तरफ ले गया या इधर की तरफ ले गया, कहीं भी ले गया, तो ये मास क्या होगा, अपना आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे जाएगा। ठीक है, इसका कुछ मोशन आपको ऐसा दिखाई देगा, इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, ये इस तरीके से हिलता डुलता रहेगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई पहले तो शो कर दो कि ये एक SHM है। अब SHM का क्या लॉजिक होता है, अगर आपको याद आ रहा है तो SHM का लॉजिक क्या होगा। तो SHM अगर हमने पढ़ा हुआ है तो हमको SHM की 2 एसेंशियल कंडीशन पता होगी। एक तो आपके सामने जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के, या y की जगह पर मैं इसको DISP डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूँ, है ना। और एक्सेलरेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऑब्वियसली फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट के होगा तो एक्सेलरेशन भी होगा, है ना। तो एक्सेलरेशन भी जो है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपको फॉर्मूला याद आ रहा है -का ω²y, ये SHM की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में एक्सेलरेशन का ये टर्म ऐसा आना चाहिए। y डिस्प्लेसमेंट है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, a इज एक्सेलरेशन है। तो ये कुछ चीज़ें हमारे सामने है। अगर हम ये चीज़ दोनों में से कोई एक चीज़ करने में बिल्कुल हो जाते हैं सफल, देन ओके ऑब्वियसली कि भाई तुम SHM हो। हम इसको प्राउडली कह सकते हैं कि जो ऊपर वाला केस है ये SHM की कंडीशन है, ये SHM की एसेंशियल कंडीशन है। नाउ अब देखते हैं, समझते हैं कि होगा क्या। इस डायग्राम को मैं इधर थोड़ा सा लेकर के आ जाता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। ये हट गया है यहाँ से, इसको मैंने अब यहाँ से कॉपी किया है। इस डायग्राम को टेक अ लुक वेरी क्विकली, इस डायग्राम को इधर ले गया। अब क्या होगा, मान लीजिए कि ये यहाँ पर रखा हुआ है, इसको मैं इधर की तरफ ले गया। ठीक है, लेट्स से जो मैंने फोर्स लगाया है, मेरा फोर्स मतलब फोर्स अप्लाइड, ये फोर्स अप्लाइड है मेरा, इधर की तरफ है, तो क्या होगा। अब होगा ये कि इधर वाली स्प्रिंग जो है, इस वाली स्प्रिंग में होगा कंप्रेशन। ठीक है, इधर वाली स्प्रिंग में होगा कंप्रेशन क्योंकि ये स्प्रिंग दबेगी, और इधर वाली जो है ये होगी स्ट्रेच्ड, ये स्ट्रेच होगी, है ना। स्पेलिंग को आप माइंड मत कीजिए, ये स्ट्रेच हो जाएगी इधर से, है ना, कंप्रेशन, और ये स्ट्रेच हो गई। तो अब होगा क्या, जैसे ही आपने फोर्स, अब आपको पता है रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ होता है, तो रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड फोर्स के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो इधर की तरफ जनरेट होगा, उतना ही जितना आपने अप्लाई किया है उसी मैग्नीट्यूड का एक रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होगा। तो आप FR इसको हम कह देते हैं। ठीक है, ये एक रिस्टोरिंग फोर्स आपके पास जनरेट हो गया है। ठीक है, तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये क्या चाहेगा कि नहीं भाई अभी हमको इसको क्या करना है, इसको इसके स्ट्रेच या कंप्रेशन का अपोज करना। थोड़ा सा आप देखिए यहाँ पर लॉजिक अगर आप लगाते हैं तो होगा क्या, जब ये स्प्रिंग दबेगी। अब अगर हम दोनों की बात करते हैं, सबसे पहले तो हमने ये फोर्स अप्लाई किया है, अब दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझते हैं, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ। अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, ये स्प्रिंग जब दबेगी, ठीक है, ये स्प्रिंग अभी क्या हो रही है, दब रही है, कंप्रेशन हो रहा है। तो कंप्रेशन का अपोजिट करने के लिए इस स्प्रिंग की बात कर रहा हूँ मैं, स्प्रिंग इसको मैंने अभी गोले में पैक किया हुआ है, ये देखिए इस स्प्रिंग के अंदर क्योंकि इसका कंप्रेशन हो रहा है तो एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा जो कि कंप्रेशन का अपोज करेगा, जो कि होगा FR। ठीक है, इसको मैंने रिस्टोरिंग फोर्स कह दिया है, जो कि क्या होगा, FR होगा। ऐसे ही अपोजिट ये वाली स्ट्रिंग जो है स्ट्रेच हो रही है, तो इसके स्ट्रेच का अपोज करने के लिए एक रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ जनरेट होगा। ठीक है, वो भी कितना होगा, FR होगा। वो बोलेगा अरे मुझे स्ट्रेच नहीं होना है, मुझे स्ट्रेच नहीं होना है, उसका अपोज कर रहा है। और ये क्या बोल रहा है, इधर वाला जिसको मैंने अभी गोले में पैक किया, बोला मुझे कंप्रेस नहीं होना है ना। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो दोनों रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर दो अलग अलग स्प्रिंग की आई है, इन दोनों को आपको ऐड कर देना है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। देखो दिख रहा है ना, दोनों की डायरेक्शन सेम है जो कि इधर की तरफ है। तो नाउ नेट फोर्स जो आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, तो ये हम कह सकते हैं मास पर रिस्टोरिंग फोर्स कितना हो जाएगा। तो हमने क्या कह दिया है, टोटल रिस्टोरिंग
फोर्स ऑन मास m। तो F लिख देते हैं कैपिटल F, वो कितना हो जाएगा एफ आर प्लस एफ आर हो जाएगा, बिकॉज दोनों वेक्टर है, फोर्स द वेक्टर क्वांटिटी और दोनों का जो है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है तुम कितना हो जाएगा, तो एफ इज इक्वल्स टू माइनस का कितना होता है के इंटू एक्स। अच्छा एक्स क्या है, एक्स वो डिस्प्लेसमेंट है जो हमने फोर्स अप्लाई करके कर दिया है, फोर्स अप्लाई करके जो हमने कुछ एक डिस्प्लेसमेंट दिया है वो एक्स हो जाएगा, एक्स इज अ डिस्प्लेसमेंट। तो इतना एक्स कंप्रेशन हुआ, इधर भाई इसका क्या हुआ, एक्स उतना स्ट्रेच हो गया, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये जो टोटल फोर्स हो जाएगा एफ की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2k एक्स। इतनी बात आपको समझ में आ गई। जैसे ही आपने ये देखा नेट फोर्स, अब आपको बोलोगे कि क्लियरली इससे क्या समझ में आ रहा है, क्लियरली फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, मतलब ये एस एच एम है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स जैसी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा एस एच एम है, एंड वी आर हैप्पी हियर। ठीक है, हम बड़े खुश हो गए क्योंकि एस एच एम बन चुका है, दिस इज अवर एस एच एम। तो पहली चीज़ तो हमने प्रूव कर दिया, मतलब क्वेश्चन का पहला पूछा क्या गया था कि शो दैट कि व्हेन द मास इज डिस्प्लेस, हमने कितना डिस्प्लेस किया, एक्स डिस्प्लेसमेंट किया है, इट एग्जीक्यूट्स अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। नाउ फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, जरा इसको ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को अब मैं यूज़ करूँगा ब्लू पेन वंस अगेन। इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे जो मैंने ब्लू पेन से यहाँ पर डाला हुआ है, एफ इज इक्वल्स टू 2k एक्स, तो इसको अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, मैं फिर से लिख देता हूँ, एफ इज इक्वल्स टू माइनस 2k एक्स है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, एफ इज इक्वल्स टू के एक्स। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि k की जगह पे अब 2k है, फोर्स कांस्टेंट जो है मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट k आ गया है और ये x है, मतलब आप जो नेट आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट है वो कितना है 2k। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, आपको भी टाइम पीरियड पता है सर, बिल्कुल पता है, टाइम पीरियड कितना होता है अंडर रूट में m/k, लेकिन k की जगह पर अब कितना आ जाएगा 2k, क्योंकि यहाँ पर अब k की जगह पर आ चुका है 2k। तो ये इसका जो है स्प्रिंग कांस्टेंट अब डबल हो गया है और इसलिए हमने यहाँ पर वैल्यू डाल दी है 2πm/2k। तो वीडियो को एक बार पॉज करो, इसे एक बार देख लो, क्वेश्चन को बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो, है ना, और उसको वन बाय वन धीरे धीरे इसको एक बार देख लो। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है, और हम बढ़ते हैं हमारे आगे के क्वेश्चन की तरफ। ओके नाउ, तो थर्ड क्वेश्चन अब जो हम बात करेंगे थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम इस थर्ड क्वेश्चन में जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे स्प्रिंग के वेरियस कॉम्बिनेशन के बारे में। इसको थोड़ा जूम आउट कर देते हैं, और थर्ड और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर हम वेरियस कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे और देखते हैं कि क्या किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकता है। तो हम लिखते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लॉजिक लगेगा, तो अलग अलग केसेस देखेंगे। तो पहला जो है आपके सामने यहाँ पर एक स्प्रिंग बना रहा हूँ, एक रिजिड सपोर्ट है, या रिजिड सपोर्ट बाद में बनाएंगे, पहले एक स्प्रिंग बनाएंगे। तो एक है मेरे सामने स्प्रिंग ये, और दूसरी स्प्रिंग है ये। ओके, पहली स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो मैं कह रहा हूँ वो है K1, दूसरी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है K2। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट को किस तरीके से चेंज होगा अगर मैं इनसे जोड़ दूँ सीरीज़ में, पैरेलल में, ठीक है, या एक दूसरा अरेंजमेंट भी होगा। तो देखते हैं कि ये कैसे होता है। अब सबसे पहला केस है आपके सामने कि जब आपने दो स्प्रिंग लिया और दोनों स्प्रिंग को ऐड कर दिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये आपके सामने यहाँ पर मामला सेट है, ये आपने इसको ऐसे जोड़ दिया है। ठीक है, और इसके साथ एक मास लगा दिया यहाँ नीचे, लेट से मास जो है वो है m मास आपने लगा दिया है, और ये अब नीचे की ओर खींचेगा। एक तो ये केस हो गया। केस नंबर 2 जो कहता है इसको हम पैरेलल में जोड़ देते हैं, पैरेलल में मतलब कुछ इस तरीके से जोड़ देते हैं। ध्यान से देखिए, ये दोनों स्प्रिंग को हमने लिया और पैरेलल में यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम कनेक्ट करने जा रहे हैं,
यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और यहाँ से कनेक्ट कर दिया है, और नीचे से हमने वही सेम केस मास m इसमें कनेक्ट कर दिया है, अटैच कर दिया है। केस नंबर 3 हमारे पास क्या था? केस नंबर 3 ये रखेंगे कि K2 की स्प्रिंग ये रही, K1 की स्प्रिंग को भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V, ये कुछ ऐसा। और अब जो हमारा प्यारा मास m है वो इसके बीच में लग जाएगा। थर्ड केस अब आपको अगर याद आ रहा है तो थर्ड केस कुछ देखा देखा लगता है, मतलब हमने न्यूमेरिकल अभी किया हुआ है थर्ड केस वाले का। देखो 3 केस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। एक तो जब पहला आपके पास सीरीज में 2 स्प्रिंग लगे हुए हैं, दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है, ठीक है, पैरेलल में लगे हुए हैं। और थर्ड वाला केस है जब 2 रिजिड सपोर्ट के बीच में मास लगा हुआ है और इसके आइड और साइड में 2 स्प्रिंग आपके लगे हुए हैं। क्लियर? देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला केस नंबर जब है आपके पास, ये वाला केस नंबर A कह देता हूँ मैं इसे, दिस इज योर केस नंबर A। अब इन दोनों केस में क्या होगा, पहला केस नंबर A की बात करते हैं। तो सपोज मान लीजिए हम एक फोर्स m जैसे ही हमने टांगा है इसमें, इसको हटा देते हैं, एक फोर्स हमने लगेगा क्योंकि इसका मास उसको नीचे की ओर खींचेगा, F यहाँ पर लगेगा, तो बदले में ऊपर की तरफ जो होगा एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा। क्लियर? तो मान लो कि y1 और y2 क्या लिख देते हैं हम यहाँ पर, ध्यान समझना, लॉजिक समझना यहाँ पर क्या है। लेट y1 या स्मॉल y1 लिख देते हैं, y1 एंड y2 बी द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन स्प्रिंग्स। ओके, मतलब जब अब इस पर फोर्स लगेगा तो ये जो स्प्रिंग नंबर 1 है जिसका कोफिशिएंट K1 है, स्प्रिंग कोफिशिएंट, वो उसमें y1 एक्सटेंशन होता है, मतलब थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, और K2 में जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होता है वो y2 एक्सटेंशन प्रोड्यूस होता है। तो जब ये दोनों को मिल करके कंबाइन हमने किया है तो कॉम्बिनेशन से जो एक बड़ी स्प्रिंग बनेगी वो क्या हो जाएगी, वो बिहेव करेगी कि इसमें ओवरऑल नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हो जाएगा आपके सामने y नेट, मतलब जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, दोनों इंडिविजुअल स्प्रिंग का जो डिस्प्लेसमेंट को ऐड ही करना पड़ेगा ना हमको, y1 प्लस y2, ये y नेट आपके सामने रेडी हो गया है। अब आपको पता है कि फोर्स जो होता है, यू नो दैट F इज इक्वल्स टू माइनस के y होता है, मतलब y की जगह पर आप क्या रख सकते हो, F अपॉन में k रख सकते हो। तो यहाँ y नेट की जगह पर मैं क्या रखूँगा, F अपॉन में k नेट। यहाँ y1 की जगह पर क्या रखूँगा, F अपॉन में k1, और y2 की जगह पर क्या रखूँगा, F अपॉन में k2 रख रहा हूँ। अब क्वेश्चन आपके सामने ये आता है कि सर F ही क्यों लिया, देखो तीनों के न्यूमरेटर में F ही दिख रहा है, बिकॉज ये जो दोनों इंडिविजुअल स्प्रिंग रहेगी ये भी सेम फोर्स बियर कर रही है। यहाँ पर ये F जो जनरेट हो रहा है, ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो दोनों को उसमें इक्वल फोर्स लगेगा, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। दोनों के उसमें क्या लगेगा, फोर्स इक्वल है, क्योंकि ये वर्ड आपको समझना है, क्योंकि एक ही फोर्स जो है जो लग रहा है वही फोर्स इन दोनों के उसमें लगेगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में फोर्स सेम रहेगा। ये थोड़ा सा अगर आप याद रख लेंगे तो थिंग्स विल बी ईजियर फॉर यू। तो अब ये आपके पास 1/k नेट की वैल्यू कितनी हो गई है, तो ऑब्वियसली ये हो गई है 1/k1 प्लस 1/k2। ऐसे ही इनफाइनाइट अगर आपने लगा दिया, 2 ही लगाया अभी, तो मैं 3 लगाओगे तो 1 प्लस k2 के बाद 1 प्लस k3 आ जाएगा, k4 आ जाएगा। इस तरीके से डैश 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 1/kn तक ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ये थोड़ा सा आपको ये वर्ड याद रखना है कि फोर्स सेम रहने वाला है। नाउ अब हम बात करते हैं सेकंड वाले की। सेकंड वाले का हम समझ लेते हैं, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसको उठा करके हम इधर ले जाते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ लीजिए। नाउ अब ये जो 2 हमारे सामने लगे हुए हैं ये पैरेलल में लगे हुए हैं, जब मैं इसको खींचूंगा तो इन दोनों में एक्सटेंशन विल बी सेम। ये थोड़ा सा वर्ड याद रखना है हियर, पहले उसमें फोर्स विल बी सेम, यहाँ पर क्या है, एक्सटेंशन विल बी सेम।
क्योंकि दोनों एक रिजिड सपोर्ट से है। हियर एक्सटेंशन विल बी या एक्सटेंशंस विल बी सेम, ठीक है, एक्सटेंशन जो होंगे वो सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैं ब्लैक पेन यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ से जो आप फोर्स लगा रहे हो, जो फोर्स लग रहा है वो रिस्टोरिंग फोर्स दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा, बिकॉज पैरेलल कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स F1 हो जाएगा और इसको मैं रिस्टोरिंग फोर्स F2 कहता हूँ। तो F इज इक्वल्स टू हो जाएगा F1 प्लस F2। F इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा K नेट Y, और क्योंकि एक्सटेंशन सेम इसलिए अब यहाँ पर Y1 Y2 नहीं आने वाला है। F1 कितना हो जाएगा, तो माइनस लगा दो इधर भी, और ये माइनस में हो जाएगा K1, क्योंकि मैं पहले स्प्रिंग की बात कर रहा हूँ, K1Y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा मैंने तो कॉमन ले ही लिया है ना, तो ये हो जाएगा माइनस को कॉमन ले लिया है, प्लस K2Y हो जाएगा। तो आप यहाँ से अगर देखोगे नेक्स्ट स्टेप में माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो आई नीड नॉट टू राइट माइनस साइन। ये हो जाएगा K नेट Y इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2, नेगेटिव चीज़ कैंसिल हो गई। नाउ यू कैन सी दैट Y तो Y कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से K नेट की जगह पे कितना आ गया है, तो आपके सामने K नेट इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2 हो गया है। तो याद रखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है स्प्रिंग कांस्टेंट्स ऐड हो जाते हैं। और रही बात हमारा थर्ड क्वेश्चन की, मतलब ये वाला, तो ये हमने ऑलरेडी अभी देखा हुआ, कहाँ देखा है, तो लेट मी रिकॉल द थिंग। ये हमने सेम, बस ये वर्टिकल आपको दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल हमने यहाँ कहीं क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। ये रहा, टेक अ लुक। दो रिजिड सपोर्ट है, बीच में एक मास रखा हुआ है, और यहाँ पर आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आ गया था, 2K, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब K की वैल्यू जो है वो 2K के बराबर आ गई थी। ये वो सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो बस वही कंसेप्ट ही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आ जाइए, तो यहाँ पर जो है आपके सामने, तो केस नंबर 1 क्या था, जब हम लगाते हैं सीरीज़ में, तो K जो है वो 1/K1 प्लस 1/K2 हो जाएगा K नेट। यहाँ पर अगर हम करेंगे तो K नेट K1 प्लस K2 हो जाएगा, और यहाँ पर K की वैल्यू कितनी आ रही थी, हमने जस्ट प्रीवियस डेरिवेशन में देखा था ना, तो वो था K नेट इज इक्वल्स टू 2K हो जाएगा, तो 2K या K1 प्लस K2, बहुत सिंपल सा फंडा है यहाँ पर, क्योंकि दो अलग अलग चीज़ें हैं ना। तो ये हो जाएगा K1 प्लस K2, ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही हो जाएगा। तो केस नंबर, अब अगर हम तीनों में टाइम पीरियड की बात करें, तो टाइम पीरियड किसमें सबसे कम होगा अगर कोई बात करें तो देखो भाई, टाइम पीरियड इसके अंदर सबसे पहले तो अगर इसमें देखेंगे हम, तो K की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो। टाइम पीरियड निकालना चाहो तो टाइम पीरियड कितना होता है, m/k, 2π/m/k, तो T इज इक्वल्स टू होता है 2π अंडर रूट में m/k नेट, ठीक है। K नेट यहाँ पर वैल्यू कम हो जाएगी, और यहाँ पर वैल्यू, क्योंकि पैरेलल में हम ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर देखो ना 1/K1 प्लस K2 सीरीज़ में ऐड कर रहे हैं, सॉरी, तो ये वैल्यू यहाँ पर कम हो जाएगी, और यहाँ पर डायरेक्टली ऐड हो रहा है K1 प्लस K2, तो वैल्यू ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा यहाँ पर, K नेट मतलब K1 प्लस K2, तो सिमिलर, तो दोनों केस में टाइम पीरियड सेम रहेगा। किस केस में, इन दोनों केस में, इस केस में और इस केस में, दोनों केस में टाइम पीरियड सेम रहने वाला है, और ज़्यादा रहने वाला है किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। तो बात समझ में आई, हमने क्या देखा, हमने देखा कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। तीन तरीके का यहाँ पर आपके सामने कॉम्बिनेशन है। एक तो सबसे पहला सीरीज़ कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर हमको ये ध्यान रखना है कि एक्सटेंशंस को ऐड करना है, फोर्सेस विल रिमेन सेम, देयर इज़ नो F1 F2, और हमारे सामने K नेट की वैल्यू सामने आ जाएगी। दूसरा हमने देखा यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होगा, एक्सटेंशन विल बी सेम, फोर्सेस विल बी डिफरेंट। और थर्ड वाला केस जो है, यहाँ पर हमको फोर्सेस की डायरेक्शन सिंपल रहेंगे, तो फोर्सेस ऐड हो जाएंगे F1 प्लस F2। एक बार आप फिर से देखिए, और अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मुझे बताइए। चलिए, तो ये वीडियो का यहाँ पर हम एंड करते हैं, और कुछ भी डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिए। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।